नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनोज शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसे नरेशन भी कहते हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पूरा फुल लेक्चर है ना। सीडीएस सीजीएल के हिसाब से, आने वाले एग्जाम के हिसाब से पूरा उसमें अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे एक बार पूरा देख लेना बढ़िया से। ठीक है गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, एक तो पहले तो आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस एक कॉमा से खत्म होता है, एक नया सेंटेंस शुरू होता है, और ये वाला सेंटेंस एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। क्लियर होगी बात। यही पिक्चर है भैया किसकी, ये है डायरेक्ट स्पीच की, है ना। डायरेक्ट की है, जिसे आपको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर हुआ गाइस। ये डायरेक्ट स्पीच की पिक्चर होती है, एक सेंटेंस होता है, फिर एक कॉमा आता है, फिर एक सेंटेंस शुरू होता है, और वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा, देखो मैं आपको पूरी डिटेल में यहां पे बताऊंगा। आपको पता है कि कॉमा से पहले ये भी एक सेंटेंस है, और कॉमा के बाद लिखा हुआ ये भी तो एक सेंटेंस है। अगर ये एक सेंटेंस है तो सेंटेंस में तो भैया एक वर्ब होती है, एक वर्ब होती है। क्लियर हो रहा है। और अगर वर्ब मिल जाए तो इस तरफ जो लिखा मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, और इस तरफ जो लिखा मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। कॉमा तक की इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके पार नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमा के बाद ये नया सेंटेंस है। तो अगर ये नया सेंटेंस है तो फिर से मुझे वर्ब मिल गई है, और अगर ये वर्ब है तो इस तरफ इसका एक सब्जेक्ट होगा और इस तरफ इसका एक ऑब्जेक्ट होगा। इतना क्लियर हो गया आपको, है ना। अभी बहुत ध्यान से देखना। अब आप जिसे वर्ब कहते हैं, जैसे वर्ब कह रहे हैं आप, ये वर्ब भी तो क्या होती है, टेंस होती है ना। क्योंकि टेंस का मतलब ही क्या होता है भाई, टेंस का मतलब होता है जिसमें हम लिखते हैं क्या, प्रेजेंट, है ना। आप तीन तरीके से जानते हो उन्हें, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और आपका एक पास्ट है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये अपन क्यों बोलते हैं ऐसा, ये वर्ब ही तो है। ये वर्ब ऐसी वर्ब होगी जिसको देख करके आप कह देंगे कि ये प्रेजेंट है। ये वर्ब ऐसी होगी फ्यूचर, जिसमें मान के चलो जैसे विल कहीं लिखा हुआ है ना। जैसे विल से लिख दिया मैंने तो आपने पहचान लिया, विल की वजह से आपने पहचान लिया कि सर ये फ्यूचर है। तो विल क्या है, ये वर्ब ही तो है। तो मतलब कह सकते हो कि वर्ब ही तो टेंस है। बनी बात है, वर्ब कुछ और नहीं है, टेंस ही होता है। हम बस चैप्टर नए नए बना देते हैं। हम प्रेजेंट को हम कैसे पहचानते हैं दोस्तों, जब आपके पास लिखा होगा से, या फिर लिखा होगा आपके पास सेज, नहीं तो कभी कभी आपके पास लिखा मिलेगा से टू, या तो फिर आपके पास लिखा मिल सकता है सेज टू। क्लियर है। तो आपने देखा कि बस यही चार तरीके हैं प्रेजेंट को बताने के, से, सेज, से टू, सेज टू। फर्क क्या है, सिर्फ से, सेज, एस और ईएस ना लगने से। और मैंने पहले आपको बता दिया था, प्रेजेंट मतलब कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब ही है ना, देखो वर्ब ही टेंस है, तो टेंस को मैंने तीन कालों में लिख दिया। हम तीन काल के बारे में जानते हैं, तो अगर ये वर्ब ही है सारे के सारे, तो ये सब के सब वर्ब ही होंगे। तो प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये आपको मालूम है, ये भी फर्स्ट होता है, लेकिन ये विल से की तरफ से, यानी फ्यूचर में इसमें पहचान आती है, विल से चलता है। अब ये भी मैंने एक्टिव पैसिव में अच्छे से मैंने बताया हुआ था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि देखो एस और एस लगने से क्या फर्क पड़ता है। आप जब भी वर्ब देखोगे तो आप देखना हमेशा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें दोनों चीजें होती है। जैसे कि एक हो गया वॉक, है ना, लास्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसके बारे में, और एक हो गया वॉक्स। ये दोनों के दोनों ही वर्ब है, चल रहे हो तो क्रिया कर रहे हो तो वर्ब है, और ये फर्स्ट फॉर्म ही है। लेकिन अंतर एक है कि एक में एस लगा है और एक में एस नहीं लगा है, लेकिन है तो दोनों फर्स्ट फॉर्म। तो अंतर क्या होता है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हो तो आप उसे सिंगुलर बनाते हो, और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस को हटाते हो, ये हटा दिया मैंने, तब आप उसे प्लूरल बनाते हो। लेकिन हर हाल में सिंगुलर और प्लूरल वाली ये एस और बिना एस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। इसीलिए वॉक भी फर्स्ट फॉर्म है, वॉक्स भी फर्स्ट फॉर्म है। बस अंतर इतना है कि वॉक्स आपका सिंगुलर है और वॉक आपका प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। इसी वजह से यहां पर मैंने देखो, जिस तरह से वॉक और वॉक्स था, से और सेज है। दूसरा तरीका क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको ये भी लिख के मिलता है डायरेक्ट में कि से टू और सेज टू। क्लियर हो गया दोस्तों। और विल से लिखा मिल जाए तो समझ जाना फ्यूचर होता है। पास्ट में क्या लिखा मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है, और वो होता है सैड। और ये नहीं लिखा मिला तो आपको मिलेगा सैड टू, बस अंतर सैड टू का ही आता है। तो ये पास्ट की पहचान हो गई है आपके पास। क्लियर हो गया गाइज, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा, ये एक सेंटेंस सेपरेट हुए। सेंटेंस है तो इसमें खुद की वर्ब होगी, इसमें भी खुद की वर्ब होगी। सेंटेंस में खुद की वर्ब होती है। वर्ब मिल जाए तो इस तरफ सब्जेक्ट इसका, उस तरफ ऑब्जेक्ट इसका। अगर ये भी सेंटेंस था तो इसका इस तरफ सब्जेक्ट, उस तरफ उसका ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ब है तो वर्ब को ही टेंस कहते हैं। टेंस फिर तीन तरह के होते हैं, तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट।
ठीक है। उसमें फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पहचानने के लिए से, सेज, से टू, सेज टू लिखा मिलेगा, से, सेज, से टू, सेज टू, ये सब लिखा मिलेगा। फ्यूचर पहचानने के लिए आपको, ये यहां की बात कर रहा हूं मैं, है ना। जब मैं इस पोर्शन की बात करूँ, ये कॉमा से पहले की कहानी है, कॉमा से बाद की क्या कहानी होगी वो अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ यहां पे बात कर रहा हूं, तो यहीं पे देखेंगे। मैं यहां पर जब भी बात करूंगा तो आपसे इन्वर्टेड कॉमा बोलूंगा बार बार, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अभी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है अपन। तो ये कहानी आपको यहां चेक करनी है। ये से, सेज टू, सेज टू, विल से, सैड, सैड टू, ये सब आपको यहां लिखा मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। एक क्लियर होगी बात, एक बात। अच्छा, अब मैंने आपको ये क्यों बताया, देखिए दोस्तों, बनी बात है, अगर ये भी वर्ब है, अगर ये वर्ब था तो ये टेंस था, तो ये भी तो टेंस होगा ना भाई, तो ये भी तो टेंस हुआ। अब क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म है, तो हमें जब इनडायरेक्ट बनाना होता है तो इस पार्ट का कुछ असर पड़ता है इस पार्ट पे, है ना, चेंजेस होते हैं। इस पार्ट से देखते हुए उधर चेंज करेंगे, उस पार्ट को देखते हुए इधर चेंज करेंगे। ये पूरा ऐसा सर्कल मारते हैं। कैसे मारते हैं वो ध्यान सुनना। जब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉमा से पहले वाले पार्ट में आप अपने टेंस चेक करोगे। अगर आपके टेंस इन दोनों में से कुछ भी हुए, कौन कौन से, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर मिल गया, मतलब आपको ये पोर्शन अगर लिखा मिल गया इस तरफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉमा से पहले अगर आपको प्रेजेंट मिलता है या फ्यूचर मिलता है तो यहां के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है गाइस, नो चेंज। किन दो कंडीशन मैंने कहा, मतलब यहां पे नो चेंज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो यहां पर अगर आपको सेज लिखा मिल गया है, ये सेज लिखा मिल गया तो आपने पहचान लिया प्रेजेंट है। अब अगर उधर लिखा हुआ है कैन, है ना, अब आपको मालूम है कैन, यहां ये वर्ब में कैन लिखा होगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। अगर सेज लिखा है तो मैंने कहा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो आपको यहां का टेंस चेंज नहीं करना, मतलब कैन को वापस से कैन लिख दोगे। सपोज करो यहां पर कैन ना होकर के कुड लिखा हो, है ना, यहां पर कुड लिखा हो सकता है, और कुड हो गया कैन का सेकंड फॉर्म, ये हो गया। मान लो ये लिखा था, हमने इधर पहले चेक किया, टेंस में देखा, हमने फिर से सेज लिखा मिला। अगर सेज मिल गया है तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट ही कहता है कि आप उस तरफ की टेंस को हाथ में लगाएंगे, मतलब कुड को आप वापस से कॉपी कर दोगे। मतलब यहां के टेंस को हाथ आप तब तक मतलब चेंज नहीं करते हैं जब तक आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और यहां पर आपके पास फ्यूचर रहता है। चेंज कब करते हैं, जब आपके पास पास्ट आएगा। इन दोनों में तो चेंज होना ही नहीं है, सिर्फ पास्ट में चेंज होता है। यहां पर ये है भैया चेंज वाला एरिया, है ना। नाउ यू कैन चेंज द वर्ब। क्लियर होगी बात। कहने का मतलब अगर इधर जब तक सैड और सेड टू होगा बस तभी उधर चेंज होगा, अगर सैड या सेड टू नहीं तो उधर चेंज होने वाला ही नहीं है। ये क्लियर हुआ गाइस, है ना। ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके सामने। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि कॉमा से पहले अगर आपने ये सब चेक कर लिया है तो इसका असर उस तरफ क्या क्या पड़ने वाला है। ठीक है, रिपीट करते हैं। प्रेजेंट है, फ्यूचर मिल गया, उधर के टेंस को हाथ नहीं लगाओगे। अगर इधर पास्ट है तो ही उधर के चेंज उसको चेंज करोगे। हाँ, मान लो इधर सैड मिलता है, सैड मिलता है तो अब इधर क्या होगा, इधर अगर कैन लिखा था तो कैन को कुड कर दूंगा। क्लियर। फिर कुड लिखा था तो कुड को फिर मैं हैड जो भी बनाता हूं वो बताऊंगा कैसे बनाते हैं उसको, अभी के लिए इतने पे रुकिए। अच्छा, एक चीज हो गई, मैंने यहां से जो चेंज होता है ना, अभी मैंने समझाया आपको कि कॉमा के इस तरफ वाले पोर्शन से उस तरफ क्या चेंज होता है। अब देखते हैं कि इस तरफ वाले पोर्शन का क्या क्या बदलेगा। तो इससे पहले एक और इंफॉर्मेशन चेक कर देता हूं आपके लिए, यहीं पे जोड़ देता हूं, अलग से लिखूंगा तो दिक्कतें पड़ोगे आप। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान सुनो। ये अभी नॉर्मल सेंटेंस था, है ना, जो आपने ये चीज अभी समझी है, ये तब के लिए है जब आपके पास बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। अब जो जनरल सेंटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं वो ध्यान सुनिए। सपोज करिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिख करके दे दे, है ना। इसको मैं यहां नहीं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो मैं यहां पर एक और बना देता हूं, तब आप देखना। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और ये और ये। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर से एक पिक्चर बना ली है यहां पर, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं, इसको यहां कर दो ऐसे अलग। ठीक है, मैंने ये पिक्चर दोबारा से ड्रॉ करी है। फिर से वही सेंटेंस, एक ये रहा, एक ही सेंटेंस है, आपको इसका टेंस चेक करना है, आपको इसका टेंस चेक करना है। मैंने अभी आपसे कहा कि भैया यहाँ की जो वर्ब है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस में आपने देख लिया कि हमारे पास आते हैं प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, पास्ट में ही जो है इधर इधर की भी तो वर्ब रहेगी भैया, है ना, ये वर्ब है, जैसे हम टेंस कहेंगे। टेंस फिर से, अब यहाँ के टेंस को असर क्या पड़ता है, जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर लेते हैं तो यहाँ का ये जो टेंस है ये चेंज नहीं होता है। जब आप पास्ट लेते हैं तो ये टेंस चेंज होता है। ये मैंने दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं कहा है। अब मैं इन्वर्टेड कॉमा में कुछ स्पेशल लिख के दूंगा। क्या लिख के दूंगा आपको, सपोज करो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ कोई वर्ड, कोई सेंटेंस जो है, आपने उसे पढ़ा और आपने पहचान लिया कि इसमें कोई जग जाहिर
सच्चाई लिखी हुई है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, या तो कोई ऐसा फैक्ट लिखा होगा, है ना, कोई फैक्ट, फैक्ट मतलब कुछ भी होता है, जैसे कहीं की जानकारी कि भैया ये ऐसे होता है, यहाँ पे इस देश में ये कानून है, इस देश में ऐसा कानून, इस तरह की चीजों को फैक्ट कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ भैया कि मरना ही है ना, मरेंगे एक दिन, ये तो होना ही होना है, आप बुढ़े होंगे, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, माँ बाप की सेवा करना, ये सब करना, तो ये फैक्ट होता है, ये सब फैक्ट में आएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ भी किस में आता है, वो अभी आप क्वेश्चन से समझ जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी वो ध्यान सुनना। जब जैसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ आप पहचान लो, फैक्ट आप पहचान लो, है ना, और ऐसी और भी चीजें होती हैं जो मैं अभी आपको, जैसे हैबिट हो गया, एक हैबिट भी होता है दोस्तों, हैबिट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट, और एक और होता है प्रोवर्ब, वो बाद में बताऊंगा। अभी ध्यान सुनिए, इनमें से जैसे ही आपने लिखा हुआ पहचान लिया कि यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट है दोस्तों, तो आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट और हैबिट को हमेशा प्रेजेंट में ही रखा जाता है, इनके टेंस कभी भी चेंज नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, सपोज करिए कि यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हमें पहचान में आता है, पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे अपना सब कुछ, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर है, यानी कि हमने पहचान लिखा होगा सेज टू या विल से। हमने जैसे ही देखा इस तरफ प्रेजेंट है, तो मैंने आपको सिखाया इस तरफ चेंज नहीं होता है। तो जब इस तरफ प्रेजेंट और फ्यूचर आएंगे तो चेंज वैसे भी नहीं होना है, वो तो बिल्कुल सही बात है, चेंज तो होना ही नहीं था। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट में ही रहते हैं तो ये भी कभी बदलने वाले नहीं है, ठीक है। ये तो यहां पर मामला फिट बैठ गया भैया कि ये प्रेजेंट है तो ये चेंज होगा ही नहीं। लेकिन मान लो कि पास्ट आ गया, और मैंने भी आपको सिखाया कि पास्ट में तो हम चेंज करते हैं, लेकिन अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट लिखे हुए हैं और ये हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे, और इस तरफ लिखा मिलेगा मुझे पास्ट, तो क्या मैं इसको चेंज करूंगा? नहीं। अब क्योंकि देखो ये इसीलिए तो स्पेशल है ना, क्योंकि ये अलग से रखे गए हैं, अलग से रखे गए हैं। देखो ये है बेसिक लाइन, अब ये बेसिक लाइन है तो इसी का नियम चलेगा, और ये नियम ये कहता है जब कुछ नहीं रखते हो तो ये नियम क्या कहता है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से चेंज नहीं करोगे, पास्ट के हिसाब से चेंज करोगे। लेकिन इसी में जब हम एडिशनल पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अब उसकी चलेगी, ये लाइन की खत्म, तो अब एडिशनल क्या पुट किया आपने? यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट पुट किया है। अब जब ये आपने अलग से पुट किया तो ये कुछ खास होंगे, तो ये खास क्या कहते हैं कि भैया हम तो चेंज किसी हालत में होते नहीं है, चाहे आप यहां पे प्रेजेंट लिखो, फ्यूचर लिखो, या फिर चाहे आप यहां पे पास्ट लिखो। कहने का मतलब ये कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट मिल जाए, ये चेंज नहीं होंगे। क्लियर हुआ मेरी बात, मैंने जो आपसे कही है ना दोस्तों। तो ये देखिए क्या फर्क पड़ता है इसमें, 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 ऐसे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी आप देखोगे धीरे धीरे। क्लियर है? चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, होप सो देख लो आप अच्छे से, है ना। देखो हटा दूं, चलिए अब देखिए दोस्तों, इसी में अब आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा। ये सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिटा रहा हूं। देखो भाई, मैंने आपसे कहा ये सेंटेंस है, सेंटेंस है तो बनी बात है, ये वर्ब है, इसमें वर्ब होगी, इस तरफ आपका सब्जेक्ट होगा, इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। और भी यहां से मिटा देते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने। चलो अब देखो दोस्तों, क्या चीज चेंज करनी है। मैंने आपसे कहा कि टेंस आप यहां ढूंढते हैं और यहां के टेंस का असर यहां पे क्या पड़ता है, और अगर यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, हैबिट रहे तो क्या फर्क पड़ता है, ये आपने अभी देख लिया है। तो हमने यहां से शुरुआत की थी, अब यहां का कुछ देख लो। देखो दोस्तों, अब आप जानते हो हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी बोलूं तो आपका फोकस पूरा यहां जाए, मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको चेक करना है पर्सन। देखो टेंस हमने यहां से शुरू किया था, कॉमा से पहले, पर्सन हम शुरू करेंगे चेक करना कॉमा के बाद। क्लियर है? अभी इन पे क्वेश्चन करूंगा, ये बेसिक चीजें इनको रख लो, यही दिक्कत देती नहीं समझ में आती लोगों को भाई। पर्सन, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सन कहां चेक करोगे? पर्सन यहां चेक नहीं करोगे, पर्सन हमेशा उधर चेक करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेक करोगे। अब भैया पर्सन है तो पर्सन कौन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? भैया तीन तरह के पर्सन कहे गए हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है आपका सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। यही तीन पर्सन कहे जाते हैं, है ना, ग्रामर में। अब ये होते कौन है तीन पर्सन? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां देखो फर्स्ट पर्सन अभी कौन है? जो बोले, जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, है ना। आप सेकंड पर्सन हो क्योंकि आप सुन रहे हो। क्लियर है? और थर्ड पर्सन कौन है? ये ग्रामर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वही मैं किसी भी तीसरी चीज के बारे में बात कर दूं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, है ना, चाहे ये टॉपिक ही क्यों ना हो। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है। क्लियर होगी बात? अब देखो, आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है। मैं आपको यूं ही समझा दूंगा, बस आप ऐसे मेरे साथ रहो, सुनो ध्यान से। देखो दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन है। अब अगर मैं हूं फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, तो बोलने वाला अपने लिए क्या क्या यूज कर सकता है? मैं अपने लिए क्या क्या यूज कर सकता हूं? सोचो, अगर आप बोल रहे हो तो मैं अपने लिए क्या क्या बोलूंगा? मैं अपने लिए बोलूंगा आई,
बनी बात है, अकेले के लिए खुद के लिए आय बोलूंगा, ज्यादा हुआ तो मैं अपने लिए मी बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा, मैं अपने लिए ही आय बोल सकता हूँ, अपने लिए ही मी बोल सकता हूँ, अपने लिए ही माय बोल सकता हूँ और अपने लिए ही माइन बोल सकता हूँ। ये सारे सिर्फ मेरे लिए हैं अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन। क्लियर हो गई बात? लेकिन दोस्तों फर्क क्या है, अभी तो मैं अकेला हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं अकेला हूं, लेकिन हो सकता है ना कि मेरे साथ इस स्टेज पर मेरे दोस्त आकर के खड़े हो जाएं, लेकिन अभी भी बोल तो मैं ही रहूंगा। लेकिन अब क्या मैं अकेला हूं? नहीं, अब मैं मेरे दोस्तों के साथ खड़ा हूं लेकिन बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन तो रहूंगा, बस अब अकेला नहीं हूं। अकेला रहता तो ये सब इस्तेमाल करता, अब अगर मैं दुकेला हो गया हूं, एक से ज्यादा हो गया हूं, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता, इनका भी बहुवचन लेना पड़ेगा। तो भाई अब मैं क्या बोलूंगा आय की जगह? वी। बनी बात है, अगर हम एक से ज्यादा खड़े हो गए हैं और फिर भी बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन तो हैं, तो हम वी बोलेंगे, अस बोल सकते हैं, आवर बोल सकते हैं और आर्स बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो ये आपने जितने लिखे ना, यही तो फर्स्ट पर्सन होते हैं। एक बार आप अकेले होते हो बोल रहे होते हो, और एक बार आपके साथ आपकी भीड़ खड़ी होगी जब आप बोल रहे होंगे, तो यही सारी चीज तो होगी। तो आप इनको देख लो। कभी भी मैं आपसे बोलूं कि अब आप तुरंत ही बता सकते हो आवर क्या होता है, आप तुरंत बोलेंगे भैया सर फर्स्ट पर्सन है, समझ गए ना? खुद पर देखना उसको बस। माइन क्या है? बनी बात है, आप बोलोगे ये अपने लिए, मी माय ये सब क्या होते हैं, आर्स क्या होते हैं, यस क्या होता है। क्लियर हो गया? अब आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऐसे समझ लिया है। सेकंड पर्सन क्या हो गया? सेकंड पर्सन की पहचान सिर्फ और सिर्फ यू होती है, यू, है ना? यू, यू 3 बार लिख दो दोस्तों, यू ही इसकी पहचान है, इसमें अलावा और कोई इसमें आता ही नहीं है। एक बार इसमें आर लगा दोगे और एक बार इसमें आर एस लगा दोगे, बस इतना सा अंतर होता है, लेकिन जितने भी होते हैं सारे के सारे, यानी कि सेकंड पर्सन की पहचान सिर्फ क्या है? यू है। क्लियर है सामने वाला? अब जो बच गए वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। क्या क्या बच गए भैया? बच गया इसमें ही, इसमें बच गया शी, इसमें बच गया दे और इसमें बच गया इट। क्लियर है गाइस? अब ही अगर लिखा है तो ही से बनने वाला हिम भी इसमें होगा और इससे बनने वाला हिज भी इसमें होगा। शी लिखा है तो इसमें बनने वाला शी से ही बनता है हर, और उसी से बनता है हर्ष, तो वो भी इसी में रहेगा। दे से बनता है देम, इसी से बनता है देयर और इसी से बनता है देयर्स, तो ये सारे इसमें हो जाएंगे। इट से बनता है इट, फिर इट्स और फिर इट्स। क्लियर है गाइस? ये बहुत इजी सा है। तो आपने जितना लिखा ना, ये जो बच गया सब वहां पे, तो आपको 2 पता होंगे तो आप जितना, अब मैं आपसे कभी भी पूछ लूं कि बताओ भाई दे क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है वो थर्ड पर्सन है। आपसे पूछ लूं कि आवर क्या है, आपको मालूम है हम फर्स्ट पर्सन है। यू आपको पता है, पहचान पता होगी आपकी सेकंड पर्सन है। क्लियर है? ये प्रोनाउन की टेबल है जो मैंने आपको ऐसे चुटकियों में पढ़ा दी। लोग रटते रहते कि इसमें क्या आएगा उसमें क्या आएगा। क्लियर गाइस? अभी ध्यान से देखो। हाँ, फिर इनमें अंतर होता है कि ये कैसे आई, मी, माई, माइन कहां लिखते हैं वो अलग बात है। प्रोनाउन का चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में पूरा लेक्चर एक बनाया जाएगा। अभी यहां पर ध्यान से देखिए, तो मैंने योर योर्स आपके लिए पढ़ा दिया, ठीक है? ये सारी चीजें फर्स्ट पर्सन की पहचान, ये सब चीजें सेकंड पर्सन और ये सब थर्ड। अब मैंने इतना क्यों बताया आपको, ये सारी चीजें क्यों समझाई इतनी? मैं फिर से वापस टॉपिक पे आऊंगा। मैंने आपसे कहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पर्सन ढूंढने हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं सर, यहां तक हम समझ गए। फिर हम ये भी समझ गए कि फर्स्ट में क्या क्या आता है, हम ये भी समझ गए सेकंड में क्या क्या आता है, ये भी समझ गए कि थर्ड में क्या क्या आता है। सर लेकिन आपने ये बताया क्या है, अब करना क्या है इसमें? चलो हमने पहचान भी लिया कि सर यहां पर अगर आप आई लिख दोगे तो मैं कह दूंगा कि वो फर्स्ट है। सर अगर आप यहां पर वी लिख दोगे तब भी मैं कह दूंगा वो फर्स्ट है। सर आप यहाँ पे यू लिख देंगे, मैं कह दूंगा सेकंड है। आप कह देंगे ही लिखा तो मैं कह दूंगा थर्ड। चलो हम पहचान तो गए, लेकिन करना क्या है ढूंढ करके फर्स्ट सेकंड थर्ड को? करना कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिए। जब भी मिल जाए फर्स्ट पर्सन, जब भी मिल जाए फर्स्ट पर्सन, तो इसे आप चेंज करोगे, इसे आप चेंज करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी मैं बताऊंगा ये सब्जेक्ट कहाँ का सब्जेक्ट है। जब आपको मिल जाए सेकंड पर्सन तो इसे आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट कहाँ का है। और जब भी मिल जाए आपको थर्ड पर्सन तो इसे आप चेंज नहीं करेंगे, कभी भी हाथ लगाएंगे नहीं। क्या रिपीट किया मैंने दोस्तों? फिर से सुनो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पर्सन ढूंढने हैं, 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आपको चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन को अपन चेंज करते ही नहीं है। चेंज नहीं करने का मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर ही लिखा हुआ है तो चुपचाप उसे ही लिख देना उठा करके। दे लिखा हुआ है तो वापस से दे लिख देना, इनको हाथ नहीं लगाया जाता। तो ठीक है सर, ये समझिए, मतलब इनको तो छेड़ना ही नहीं है। अगर ये लिखे मिल गए, आप जो लिखा है वही का वही उठा करके चुपचाप रख देना। ये क्लियर होगी बात? हाँ, लेकिन सेकंड और फर्स्ट को चेंज करना है, तो जो चेंज करना, अभी चेंज कहां से होते हैं? अब डाउट ये आ रहा होगा सर, चलो हम थोड़ा बहुत समझ गए कि चेंज करने वाला कुछ मामला है, लेकिन आपने यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ आएंगे? सर ये वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कि ये वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो आपको मैंने बताया था ना, क्या बताया था? बिल्कुल
दूसरी तरफ जाना है। जब आपने टेंस ढूंढा तो उसका असर किस तरफ पड़ा था, इस तरफ। जब आपने पर्सन इधर ढूंढा है तो इनका असर किसके हिसाब से होगा, इस तरफ के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ढूंढ लें, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं और के नहीं है, वो ये वाले हैं। कहाँ के हैं वो, ये वाले। पर्सन ढूंढना, यहां पहचान लेना कि कौन सा क्या है। अब मैं बताऊंगा अभी चेंज कैसे होता है, हुआ ठीक है, कैसे चेंज होता है ये पूरा। पर्सन यहां ढूंढने हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये यहां के नहीं, ये दूसरी तरफ के हैं, कॉमा के पहले वाले की तरफ के हैं, इधर के हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, भाई मैंने अभी तो सिखाया, वर्ब ढूंढ लो इस सेंटेंस में, कॉमा से पहले वर्ब ढूंढ लेना, लिखी होगी। और वर्ब कैसे ढूंढोगे, अभी तो पढ़ा है आपने, से, सेज, विल, से, सेड, वही वर्ब होगी, उसको लिख देना वर्ब। इस तरफ जो लिखा होगा सब्जेक्ट होगा, उस तरफ जो लिखा होगा ऑब्जेक्ट होगा। इसके हिसाब से आपका फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा इधर का, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसका सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा उस तरफ का। ये क्लियर होगी इतनी बात, पक्का, ठीक है। चलो अब इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना, होप सो आपने लिख लिया होगा। देखो इसको यहां से हटाओ, ठीक, तो काफी कुछ आपने इसे समझ लिया है। यहां पे फिर से लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में नो चेंज आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब कईयों को ये डाउट रहता, चलो एक इंफॉर्मेशन और आ गई हमारे पास, ठीक है, अभी मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब अगली चीज क्या बची भैया, ये जो टेल सर टोल्ड कब बनता है, टेल्स कब बनता है, ये सब भी बता दो। देखो दोस्तों, ये तो आप समझ चुके हैं कि यहीं पर आपको लिखा मिलेगा से, ठीक है, यहीं पर आपको लिखा मिलेगा सेज, यहीं पर इसी सेंटेंस में कॉमा के पहले। अब देखो ये सेज है, सेज है, अभी आपको पता है कि ये भी प्रेजेंट है, क्लियर, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है। अगर और से लिखा है ना चुपचाप, तो जब आप इसका डायरेक्ट बनाएंगे, सॉरी जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। यहां देखिए से अगर लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा छोटा छोटा सेंटेंस बना देता हूं इनका ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये लिखा है, जब आप इसको भी चेंज करेंगे तो से को वापस से ही लिखना पड़ेगा। जब आप सेज को नीचे लिखेंगे तब भी आपको से को सेज ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो बदलाव कब आएगा सर, बदलाव ऐसे आएगा, देखिए यहाँ पर बनाता हूँ, अब इसको हटा लो यहाँ से, अब आप इस समझ गए हो, अब आपको इसको छोटा छोटा बना के रख लेना है बस। फिर से मैंने कहा आपके पास प्रेजेंट आ गया, फिर से ही दे रहा हूँ, फिर से सेज दे रहा हूँ, तो अंतर क्या इस बार, अभी भी मैंने प्रेजेंट के यही दोनों लिखे, अब इनमें टू नहीं था, इनमें मैं टू लगा दूंगा, इन दोनों में। अब आपके पास से टू और सेज टू आ गया। अब आपसे कहा गया कि भैया ये डायरेक्ट है, जैसे कि ये डायरेक्ट था, है ना, जैसे कि ये डायरेक्ट था, आपने इसका क्या बनाया, ये इनडायरेक्ट बनाया। इस तरह से आप ये डायरेक्ट है तो आप जब इनडायरेक्ट में आएंगे, अब जब से के साथ टू मिलता है तो एक वर्ड कॉइन होता है, एक वर्ड बनता है जिसे कहते हैं टेल। अब डिपेंड करता है कि अगर उसमें एस है तो आप भी टेल में एस लगा देना, अगर उसमें एस नहीं है तो आप भी उसमें एस हटा देना। तो समझ गए, जब भी से के साथ टू जुड़ेगा हमेशा उसे टेल लिखना है। सेज लिखा है तो टेल्स लिखेंगे, से लिखा है तो टेल लिखेंगे, लेकिन टेल कब बनता है, जब से के साथ टू जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा आपको मालूम है भाई, जैसा था क्या होगा, पास्ट, प्रेजेंट के तो पूरे खत्म हो गए, पास्ट में क्या आएगा, सैड आएगा लिखा हुआ। अगर सैड अकेला लिखा हुआ है सेंटेंस में तो आपको कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट है, तो आप जब जाना इनडायरेक्ट में तो आप इसे वापस से सिर्फ सैड ही लिखोगे, कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास्ट में ये जो वर्ड है सैड, सैड के साथ लगा दिया इन्होंने टू, ठीक है, टू लगा दिया अगर, तो आपको मालूम है ना, से के साथ टू लग गया, अब टेल तो बनना है, लेकिन ये पास्ट में तो आप भी उसे टेल टेल्स ना लिख करके टोल्ड लिख देंगे। लो भैया बन गया इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। क्लियर हो गई बात, है ना, ये इस तरह से काम करता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब अकेले हो बिना टू के हो, सेज तो वापस से है तो से वापस लिख देना, इनडायरेक्ट में जाते वक्त सेज है तो वापस इनडायरेक्ट में जाते वक्त सेज लिख देना। जब आपके पास से में टू लग जाए, सेज में टू लग जाए, तो आपको उनको टेल और टेल्स बनाना है अकॉर्डिंग टू कि भैया किसमें एस लगा है, किसमें एस नहीं लगा है। फिर आपका सैड है तो सैड को वापस कॉपी कर दो, लेकिन सैड के बगल में अगर टू है तो उसे टोल्ड बना दो। क्लियर हो गई बात इतनी सी, ठीक है। चलिए अब कुछ इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी, और फिर अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखो तो बहुत कुछ आपने सीख लिया। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, ये वाला, ये भी तो कुछ होगा, चेंज होगा, है ना। ये तो यहां ध्यान सुनिए, ये है डायरेक्ट फॉर्म, मैंने आपको अभी कितनी बार सिखा दिया है। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, है ना, तो सेज की कहानी तो आपने पढ़ ली कि कब टेल बनना है, कब टेल्स बनना है, कब टोल्ड बनना है, वो सब देख लिया। सर ये इन्वर्ट, अब ये देखो कॉमा और ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा, ये भी तो हट जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं नीचे जाकर के, कॉमा और ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा को आप कन्वर्ट कर दोगे और लिख दोगे उसे दैट, ये दैट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी सी, है ना, ये पूरा का पूरा आते हुए यहां पर दैट बन जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो फिर अब और देख लो यहां पर,
चलिए एक छोटा सा टेबल आपके लिए बना देता हूं, प्रोनाउन का टेबल है, प्रोनाउन का टेबल है, ठीक, प्रोनाउन का टेबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे साइड में बना के रख लूं ताकि आपको दिखता रहे, है ना। चलो मैं यहाँ पे इसे बना ही देता हूं, प्रोनाउन टेबल। मेरे साथ बनाते हुए इसे देख भी लो ताकि आपको याद रह जाए। भाई ये रहा सब्जेक्ट, फिर ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम है, मैंने कहा था लास्ट में, आई है सब्जेक्ट तो उसका मी बनता है ऑब्जेक्ट। आई तो सिंगुलर हो गया, ये वाला सिंगुलर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। इसका प्लूरल क्या होता है, वी। तो वी अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, आपने देख ही लिया था। और ये दोनों के दोनों कौन से पर्सन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन ही तो होते हैं, हम ही तो बोल रहे होते हैं इसमें। और सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखते हैं, यू, है ना, सिर्फ आप यू ही लिखते हैं। और वही ऑब्जेक्ट में यू ही लिखा जाता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यही चलता है। थर्ड पर्सन में आ जाओ, थर्ड पर्सन मैंने आपको सिखाया था, अभी क्या क्या सिखाया था भैया, इसमें सिंगुलर जब होगा, इसमें दो तरह के सिंगुलर आते हैं और एक आपका प्लूरल आता है, ठीक है। सिंगुलर में पहला सिंगुलर क्या हो सकता है, ही, दूसरा क्या हो सकता है, शी, दोनों ही तो सिंगुलर है। जब आप इधर लेकर के जाएंगे तो ही को इधर क्या लिखते हैं, हिम, और शी को इधर क्या लिखते हैं, हर। क्लियर है, ऑब्जेक्ट में उसे हर लिख देते हैं। इन दोनों को प्लूरल, इन दोनों को साथ में रख दोगे तो ये बन जाएंगे दे, और दे को यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, देम, ठीक है। और भैया ये सब थे लिविंग, तो थर्ड पर्सन में ये तो हो गए लिविंग, थर्ड पर्सन में ये लिविंग थे। अब थर्ड पर्सन में एक और चीज आती है, इसे कहते हैं नॉन लिविंग, और वो एक अकेला शब्द है, अकेला शब्द है नॉन लिविंग में, कौन सा, इट। तो बस इट को वापस से इट ही लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये तो बन गया इनका भैया, इस तरह से पर्सन आपने डिफाइन कर लिया ना, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब अगला जो टेबल बनता है वो कौन सा होता है दोस्तों, एक बनता है पजेसिव एडजेक्टिव का, और एक बनता है आपका पजेसिव प्रोनाउन का। क्लियर है, ये मेरे साथ बनाते चले जाओ आप। अब आई हो गया, मी हो गया, बनी बात है, जब इसे एडजेक्टिव बनाओगे तो आप इसे माई लिखोगे, और जब आप इसे पजेसिव प्रोनाउन बनाओगे तो आप इसे माइन लिख दोगे। क्लियर है। अच्छा अब ध्यान सुनिए, सिर्फ माई, माइन इस टेबल में ऐसे हैं जिनमें एस का खेल नहीं चलता है। अब ये एस का खेल क्या होता है, एस का खेल का मतलब ये कि आप जब भी एडजेक्टिव से पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, आप देखेंगे सबके लास्ट में एस आएगा, सबके लास्ट में एस आएगा। यानी एस लगा दोगे तो ये प्रोनाउन पजेसिव के बन जाएंगे, और एस हटा दोगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। सिर्फ माई, माइन में एस का खेल नहीं है, बाकी सब में रहेगा। देखो कैसे, वी, अस, एडजेक्टिव में आप क्या लिखेंगे, इसे ओ यू आर, लेकिन जब आप इसे पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो आप इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, ओ यू आर एस। क्लियर हुआ, देखो लास्ट में इसमें एस लग गया। नीचे आओ, अभी ये यू यू है, यहां पर आपको लिखना है योर, एडजेक्टिव में योर लिखते हैं, और अगर मुझे प्रोनाउन बनाना है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा उसमें, एस, तो योर में लगा दिया एस, देखो फिर से एस लग गया। क्लियर। अब यहां जाओ, ही, हिम, भैया यहां पर एडजेक्टिव में से हिज लिखते हैं। अब क्योंकि हिज में पहले से एस लगा हुआ है, इसलिए दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे वापस से रिपीट कर दोगे, यानी क्या लिख दोगे यहां पर, हिज, वापस रिपीट हो गया। क्लियर हो गई बात, है ना। ये नहीं कि फिर से एक एस लगा दो और नाग नागिन नहीं बनाना है आपको, सिंपल सा वहां पे हिज रहेगा, ठीक है, दोबारा से एस मत लगा दियो। चलो तो शी, हर, अब आप इसे जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हर वापस से हर ही रहेगा, हर्ष नहीं कर सकता मैं क्योंकि वो यहां बनता है। आप इसे प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हर्ष। क्लियर हो गया। दे, ये दे था सब्जेक्ट, देम था ये, तो इसका एडजेक्टिव क्या बनता है, देयर। और दोस्तों आपको पता है कि अगर आपको प्रोनाउन बनाना तो फिर से क्या लगा दोगे आप इसमें, देयर में एस लास्ट में। और भैया इट, इट तो इसकी एडजेक्टिव होती है इट्स, अब पहले से एस लगा तो चेंज नहीं करूंगा, फिर से लिख दूंगा क्या, इट्स। तो ये इतना आसान है जो आपने अभी तक देखा है। क्लियर हो गया गाइस, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, फिर उनको मैंने और एब्रीवेट कर दिया। ये था प्रोनाउन टेबल, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी ऐसे लिखा था, पर्सन में 1 2 3, और पूरा वही लिखा था जो अभी ऐसे लिखा हुआ है। ये सिस्टमेटिक है, वो अपने पढ़ने के तरीके से। क्लियर है, ये अपने याद कैसे रखता है उससे मायने रखता है, इससे डिपेंड नहीं करता कि आप इसे लिखते हैं पढ़ते कैसे। ये वो है जो किताबों में छपा हुआ है, लिख दिया मैंने। क्लियर है। तो आप ये कैसे लिख पाया मैं, क्योंकि मुझे वो तरीका याद है, इसलिए मैं ये तरीका लिख सकता हूँ। ये तरीका याद है इसलिए वो नहीं लिख पाया हूँ, वो याद है इसलिए ये लिख पाया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वाले तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए तो अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे बेसिक्स आपको बता दिए हैं, है ना। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, चलो इनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले यहां पे चेक कर लीजिए क्या है हालात। देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को ये यहां का मिला करके आपने खींच के क्या बना लिया, दैट।
ये तो हो गया भैया अपना फिनिश। ठीक है भाई, इस पोर्शन में अपन क्या क्या ढूंढते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले तो आप इसको अलग कर लो, सैड तो वर्ब हो गई, इस तरफ आपको सब्जेक्ट तो ही आपका सब्जेक्ट है, और इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट तो मी आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात। उस तरह से सेम यहां पर भी आप कर लो, है ना, कि भैया ये रहा वर्ब, इस तरफ आपका सब्जेक्ट है और इस तरफ आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आपको अब ये भी ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट है ना, ये जगह सब्जेक्ट है, और ये माय क्या होता है, माय आपको दिख रहा है एक एडजेक्टिव है, ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव की लाइन में, तो ये रखा ऑब्जेक्ट में है ना। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो फ्रेंड तो है, तो वो पर्सन है, तो पर्सन है तो नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या है कि वो मेरा फ्रेंड है, तो ये इसीलिए विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बात। इतनी चीजें आपने समझ ली हैं, वर्ब इस तरफ सब्जेक्ट इस तरफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहां पर ये फ्रेंड मेरा नाउन था और ये माय मेरा एडजेक्टिव हो गया, और यू रखा हुआ सब्जेक्ट की जगह पर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इतना। फिर यहां पर हमने साइड देखा वर्ब ये रहा, तो ये ही इसका सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने खींच करके बना लिया दैट। ये क्वेश्चन अभी डायरेक्ट में दिया हुआ है और हम इसका बना रहे हैं इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया दोस्तों, चलो अब मेरे साथ रहो। अब आपको पता है क्या, सैड टू, भाई टेंस पहले चेक करते हैं। आपने देखा यहाँ पे लिखा है सैड और टू, सैड और टू मिलकर के टोल्ड तो बनते हैं, नो डाउट, तो हमने टोल्ड बना दिया खींच के दोनों को, और ये पास्ट भी है। और अपन ने पढ़ा था कि सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में, जब यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तो यहां चेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पे पास्ट आता तो यहां चेंज होता है। लेकिन यहां पर भी ये देखना पड़ेगा कि कहीं इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं लिखा है। तो यू आर माय फ्रेंड में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है, ये कोई वो वाली बात नहीं है, ना ये कोई फैक्ट है कि ना ये कोई ऐसी चीज है ना, यू आर माय फ्रेंड, तो ये बिल्कुल मतलब उन सेंटेंस में नहीं है। और अगर ये उन सेंटेंस में नहीं है तो यहां पर पास्ट है, तो फिर इसकी वर्ब चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी वर्ब चेंज होगी, तो ये आर इज एम आर, ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है। जब इनको सेकंड, भाई इज एम आर जो होती है ना, इज एम और आर, ये फर्स्ट है। जब आप इनको सेकंड बनाते हैं यानी पास्ट में लिखते हैं, तो क्या क्या लिखते हैं आप, वॉज या फिर वर। तो मेरे ये तो मालूम चल चुका है कि नीचे आएगा और यहां पर वॉज या वर में से कोई एक चीज लगनी है। अब डिपेंड करता है कि ये जब यहां पर आएगा तो उस हिसाब से है ना, ये सब्जेक्ट जो भी रहेगा मेरा, सब्जेक्ट जो भी रहेगा मेरा, उस हिसाब से मैं चुन लूंगा, क्योंकि भाई वर्ब है अगर ये, तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर ये सिंगुलर हुआ तो मैं सिंगुलर लगा दूंगा, ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल लगा दूंगा। लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी नहीं कि यहाँ पे आना क्या है, इसलिए रोक दिया है। इसके बारे में जानकारी थी तो मैंने लिख दिया है जितना मुझे पता था। भाई यहां देखो, माय एक एडजेक्टिव है, तो ये मतलब अगर ये एडजेक्टिव की जगह है तो अभी भी यहां पर मुझे एडजेक्टिव ही चाहिए। और फ्रेंड, फ्रेंड तो आपको मालूम है ना कोई तीसरा पर्सन है, चलो उसको बाद में देखेंगे। हमने अभी देखा पास्ट, हमने चेंज कर दिया भैया वर्ब, अब डिपेंड करता है वहां पे क्या आना है। तो भाई बाकी चीजों क्या करना है, ही को वापस से ही लिखोगे, मी को वापस से मी लिखोगे। ठीक है, इनको तो कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे टेंस देख करके यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लिया। अब मैंने आपसे कहा था यहां पर क्या चेक करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में पर्सन, तो कौन कौन से पर्सन है भाई, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और कौन सा दिया हुआ है, माय कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। और फ्रेंड किस में आता है भाई, जो भी चीजें हमारे प्रोनाउन में नहीं आएंगी ये सब फ्रेंड वगैरह किस में चले आएंगे, ये तो कोई भी पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन। क्लियर होगी बात। फ्रेंड किसी पर्सन में है भी नहीं वैसे भी, तो फ्रेंड को तो आपने फ्रेंड लिख दिया, जो चीज चेंज नहीं होती उसको खत्म कर दिया। हमारे पास दो चीजें आ गई, एक है सेकंड पर्सन, एक है फर्स्ट पर्सन। अब मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बहुत ध्यान से देखो बंदो, बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ के हैं, ये कॉमा के पहले के हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, हमने पहले से ढूंढ के रखा हुआ है। हमारे सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, माय एक एडजेक्टिव है, तो अभी भी एक एडजेक्टिव ही चाहिए, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में आपने लिखा हुआ है ही, तो ही के हिसाब से एडजेक्टिव बताओ। ये इसका चेंज करने का मतलब होता है। पहले पहचाना पर्सन, चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कॉमा के पहले का लिया जाता है। हमने देखा ही लिखा हुआ है तो हम ही में गए, इसको चेंज करना है ना, मतलब माय को आपको चेंज करना है ही के हिसाब से, लेकिन वो जगह नहीं बदलनी चाहिए, वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। तो ही की लाइन में फिर एडजेक्टिव ढूंढो किसे कहते हैं, तो ही की लाइन में जब आप एडजेक्टिव ढूंढने जाओगे, देखो यहाँ पे हिज को कहते हैं। मतलब आपका माय घूम फिर के क्या बन जाएगा यहाँ पर आकर के, हिज। क्लियर हो गई बात। माय एक फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। हमने सब्जेक्ट में झांका, सब्जेक्ट में हमें ही मिला, हम ही की लाइन में चेक करने गए और हमने देखा कि भैया हमें ही में चाहिए क्या, ही तो सब कुछ देता है, 4 ऑप्शन देता है। तो हमने देखा कि भैया माय एक एडजेक्टिव था, तो भले आप माय को ही के हिसाब से चेंज करो, लेकिन ही के हिसाब से भी एडजेक्टिव ही चाहिए, तो एडजेक्टिव हिज था इसलिए मैंने हिज लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब मेरा बचा है सेकंड पर्सन यू। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट भी तो कॉमा के पहले चाहिए, ऑब्जेक्ट में कौन लिखा हुआ है, मी, यानी आप आसान भाषा में कह सकते हो कि यू को मी के हिसाब से चेंज करना है। लेकिन जिस तरह से हमने ध्यान रखा था कि एडजेक्टिव की जगह, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि यू को आप चेंज तो करोगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है, ये इनके मी लिखा हुआ है,
तो यू को चेंज करना है मी के हिसाब से, लेकिन मी का वो चेहरा चुनोगे आप। भाई मी के 4 चेहरे हैं ना, 1 2 3 4, जैसे ही के 4 चेहरे थे 1 2 3 4, हमने ये चुना क्यों? क्योंकि वो रखा था एडजेक्टिव, तो हमने एडजेक्टिव चुना। अब हमें मी के हिसाब से यू को बदलना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यू किस जगह पे रखा था, जगह वही चाहिए, बस यू का चेहरा मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यू को मी के हिसाब से चेंज करो और मी का वो चेहरा चुनो जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या लिखते हैं दोस्तों? आई, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? आई। क्लियर होगी बात? अब आई के साथ क्या लगा दोगे यहाँ पे? वॉज। तो आई वॉज हिज फ्रेंड। क्लियर है? अच्छा, मैं आई के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको। देखो इसके साथ क्या क्या लगता है मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसके साथ इज और आर नहीं लगते, सिर्फ एम लगता है। वॉज भी लगता है और वर भी लगता है, लेकिन बात है कि ये वर कब लग जाता है इसमें। ठीक है, ये चीजें कब लगती हैं? जैसे आप इफ लिखोगे ना इसके आगे, ऐसे कंडीशनल बनाओगे, तो इफ आई वॉज नहीं बोलते, इफ आई वर बोलते हैं। अगर आप इफ नहीं लिखोगे ना तो आपको आई वॉज बोलना होगा हमेशा। क्लियर हो गई बात है ना? ये याद रखना, जब आप इफ लिखते हैं इसके आगे इफ लिख देंगे तो वर लगाते फिरते हैं हम, और जब आप इसके इफ नहीं लिखते हो, सिर्फ आई लिखते हो, तो वॉज लगाते हो। तो अभी इफ नहीं है इसीलिए वॉज लगा हुआ है, इफ लगा दूंगा तो वर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको दिख रहा है क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। अब इसमें वर तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें इफ लिखा नहीं है, तो ये बन गया भैया। क्लियर हो गया? ये आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया। अब आ जाओ इसमें, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन, ये भी तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। फटाफट से देखो यहाँ पे, अब आपको सेज दिख रहा है, टू दिख रहा है, सबसे पहले यहीं से काम करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पूरा खींच करके हमने बना लिया दैट। ठीक है, पहली फुर्सत में हमने दैट कर लिया। भाई माय मदर को माय मदर लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और मी को मी लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आता। से के साथ टू लगा हुआ है तो टेल तो आएगा ही, और एस लगा है तो मैं इसमें एस लगा दूंगा, टेल्स। और ये मुझे मालूम है कि ये मेरी वर्ब है, ये मेरी टेंस है, और ये टेंस अभी प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट जब होता है तो यहाँ की चीज चेंज नहीं होती है। और यहाँ की चीज में क्या लिखा हुआ है? कैन लर्न। आपको दिख रहा है क्या ये चेंज होगा? नहीं। जब इधर प्रेजेंट आता है तो इधर का वर्ब चेंज नहीं होता है, मतलब आपको कैन लर्न वापस से लिख देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट था ना इसलिए नो चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? एवरीथिंग को तो एवरीथिंग लिख लो भैया, इसमें भी कुछ नया नहीं है अपने पास, ये वैसे का वैसा लिख दिया हमने। हाँ, यू दिख रहा है। यू फिर से कौन सा पर्सन होता है दोस्तों? सेकंड। सेकंड किसके साथ चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढते हैं? कॉमा के पहले। कैसे ढूंढते हैं भैया? ये सेज टू जो लिखा है ये एक वर्ब है, ये वर्ब है, इस तरफ आपको मिलता सब्जेक्ट है, इस तरफ मिलता ऑब्जेक्ट है, तो मी फिर से ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि यू को आपको फिर से मी के हिसाब से चेंज करना है, लेकिन यू की जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यू किस जगह पे, पहले ये भी देख लो। तो कैन लर्न पूरी की पूरी वर्ब थी, यू जहां लिखा है वो सब्जेक्ट है, और एवरीथिंग जहां लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह है। तो मतलब अभी भी हमें सब्जेक्ट ही चाहिए, और वैसे भी दैट के बगल में सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, यही याद रख लेना आप। ठीक है, हाँ, टू लिखोगे तो टू के बगल में वर्ब चाहिए होता है, लेकिन दैट जब लिखोगे तो उसके बगल में सब्जेक्ट चाहिए होता है। ये क्लियर है? ये थोड़ा सा याद रखना, कुछ पॉइंट वैसे भी और वैसे भी सही हो रहा है वो। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ था, यू को मी के हिसाब से चेंज करो, लेकिन मी का वो चेहरा चुनो जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है। तो हमने फिर से देखा था, मी का वो चेहरा सब्जेक्ट में लिखा जाए वो खुद आई होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या बन गया हमारा फिर से? यस, बन गया भैया। माई मदर टेल्स मी दैट आई कैन लर्न एवरीथिंग। क्लियर हुआ गाइस? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब अपन सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं इसको आपको बहुत अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। ऐसा आयाराम गयाराम वाला काम नहीं करना है अपने को, है ना। तो इसको 3 के बाद खत्म करता हूँ, फिर इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, उसमें कुछ पढ़ेंगे, है ना, और देखेंगे अगर उसमें खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका पार्ट 3 करके इसे फिनिश कर दिया जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए, तो मेरे साथ इसको जितना आपने सीखा है जरा से ट्राई करिए एक बार खुद भी, है ना। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, comma inverted comma, a little knowledge is a dangerous thing, number 1. Number 2, my parents said, comma inverted comma, labor never goes in vain, है ना। और नंबर 3, पंकज said to her, comma inverted comma, my friend creates great thing। देखो पंकज भी बोलता है उससे, ठीक है, वो तुम भी बोलते हो। तो भाई कैसे करें इस काम को? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, comma inverted comma, a little knowledge is a dangerous thing। क्या पढ़े इसके? अब देखो भाई, ये तो हमें समझ में आ गया, सेट टू, यहां से हम शुरू करते हैं भाई। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो हम किसी भी हालत में खींच करके दैट बना ही लेते हैं भाई। द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स ही लिखा जाएगा, है ना। ये भी वैसे का वैसा उतर आता है, द टीचर भी वैसे के वैसे ही उतर आएंगे, इनमें तो कोई बदलाव ही नहीं आता है। अब ये सेट के साथ टू लग गया है तो हम इसे टोल्ड लिख देंगे, और हमें सेट पहचान में भी आ गया है कि ये पास्ट है, तो वहां का जो टेंस है वो चेंज होता है, तो ये इज जो है वो वॉज बन जाएगा। क्लियर है? बाकी इसमें पर्सन तो कहीं दिए ही नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं है, बस अ लिटिल नॉलेज वॉज अ डेंजरस थिंग ऐसे करोगे बस। ये तो गड़बड़ कर दी अगर किसी ने वॉज कर दिया है तो। क्यों चेंज कर दिया आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड? क्योंकि सर आपने कहा था यहाँ पास्ट है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था पढ़ लेना, इन्वर्टेड कॉमा में पढ़ लेना, कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट और हैबिट तो नहीं दी हुई है। तो आप जरा इसे पढ़ो, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और फैक्ट भी है कि भैया अल्प ज्ञान ले डूबता है, बहुत खतरनाक होता है।
है ना, ज्ञान हो तो पूरा हो उस चीज में, नहीं हो तो वो नहीं है, आधा जल गगरी छलकत जाए, बहुत खतरनाक सी चीज होती है ना, डेंजरस थिंग है। कम ज्ञान ले डूबेगा, ज्ञान हो उसमें तो पूरा होना चाहिए आपको। क्लियर है? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और अगर ये फैक्ट है तो मैंने आपको सिखाया था यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता कि कॉमा से पहले आपने पास्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, ये मैंने अभी आपको सिखाया था। क्लियर हो गया? मान लो ये यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट नहीं होता तो पास्ट ये था, ये चेंज होता, लेकिन क्योंकि ये है तो यहां पर अब आप प्रेजेंट लिखो, फ्यूचर लिखो, पास्ट लिखो, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर ये चेंज नहीं होने वाला है तो अब इसमें पर्सन भी तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये पूरा ही चेंज नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसमें आई यू है नहीं, आई यू होते तो मैं आपको उस पर बात भी करता। क्लियर है? इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होना है, एज इट इज पूरा का पूरा उतारा जाएगा। तो सिर्फ क्या बदलना था इसमें, सेट टू को टोल्ड लिखना था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगाना था, बस दो चीजें इसमें लगानी थी, बाकी पूरा सेम उतर जाएगा ये। ठीक है? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्लियर है? फैक्ट है, हैबिट है इसलिए। अगला सेंटेंस पढ़ो भैया, माय पेरेंट्स सेड। अब ये लो, यहां पे वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो चीज नहीं है उसको हटा दो, ये तो दैट बन गया भैया पहली फुर्सत में। अब इसके साथ टू भी नहीं है तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये माय पेरेंट्स भी वैसे का वैसा, सेड भी वैसे का वैसा, सिर्फ दैट लगाना था। अब इसको पढ़ लो भैया, यहां पर सेड दिख रहा है, पास्ट है, तो वहां का ये चेंज होगा क्या? ये गोज को कुछ करेंगे, वेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? लेबर नेवर गोज इन वेन। क्या मतलब है? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यानी कि आपकी मेहनत, लेबर यानी कि मेहनत कभी भी बर्बाद, ये वेन मतलब बर्बाद होता है दोस्तों, है ना, वो वेन अलग होती है, वो नस होती है, वो VEIN होती है, ये VAIN है, इसका मतलब होता है बेकार। ठीक है? ये आपकी नसें हैं, समझ गया ना? जब आप तो वैसे ये जुड़े ही हुए हैं, जब आपका ऐसा ये जो है ना, आपका दिल विल टूट जाता है, जब आप बेकार महसूस होते हो, तो जब आप वेन महसूस करते हो तो आप वेन काट डालते हो, समझ गए? तो ये दोनों वेन एक दूसरे जुड़े हुए हैं, हालांकि स्टोरी वाइज हमें वैसे नहीं जाना है। तो ये वेन मतलब बेकार और ये वेन मतलब नसें। क्लियर है? और जब आप ये नसें काट लोगे तो फिर एक और वैन आएगी आपके पास, ये वाली VAN, टी करते हुए पूरी की पूरी। समझ गए मेरी बात, है ना? तो ऐसे है, वेन वेन वेन, तीन तरह के वेन होते हैं दोस्तों, इसलिए स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे। ए वाला ही बेकार है, ई वाला आपकी नसें हैं, और ये तो एम्बुलेंस है जो कि भारत में कभी भी जल्दी नहीं आती, इसलिए इस भरोसे मत काटना। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप नसें काटो तो पहले खिड़की के बाहर झांक लो, है ना? एम्बुलेंस अगर ट्रैफिक बड़ा खतरनाक रहता है, ऐसे झांक लो कि भैया आया है कि नहीं आया, अगर आ गया तो फिर काट लो। किसी को दिखाने का काम आया तो ऐसे दिखा उसको, है ना, ऐसा नहीं कि आपने वो कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत स्मार्टनेस के साथ उस काम को करो, ये नहीं कि पहले काट ले। एम्बुलेंस के सारे ना 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 ना, एम्बुलेंस के सारे ये काम नहीं करना, बहुत देर से आएगा वो। और मैं तो कहता हूँ जब गेट के नीचे आ जाए तब हल्का सा कट, हाँ तो भाई किसी को जिसके लिए भी काटा है उसको समझाने के लिए कि हाँ भाई आप बहुत मानते हो, ये काम आप तब कर सकते हो, समझ गए? ऐसा यहाँ के भरोसे नहीं, इंडिया के भरोसे नहीं, अमेरिका वगैरह में काटो तो पहुंच भी जाए वो, यहाँ के भरोसे नहीं करना है ना, यहाँ की वैन ऐसी आई भी है। क्लियर होगी बात? तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो माय पेरेंट्स सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेबर नेवर गोज इन वेन। तो बंदो क्या ये भी एक फैक्ट नहीं है कि मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है? और अगर मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है तो ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट है तो इसके गोज को आप वेंट नहीं करोगे, यानी चेंज नहीं करोगे, वैसे का वैसा ही वापस से आ जाएगा। और इसमें भी कोई पर्सन ही नहीं, बात करता, मतलब इसमें सिर्फ क्या चेंज होना था, सिर्फ दैट लगना था। तो सिर्फ बोलते माय पेरेंट्स सेड दैट, अब इसमें टू भी नहीं था, नहीं तो टोल्ड लगा था। देख रहे हो, इतना ईजी सा था क्वेश्चन। अगर ये चीज आपको नहीं पता होती तो आप उसको बहुत सारा पढ़ते रहते। अब ये इजी हो जाएगा, एक बार बेसिक समझ लिया, अब सब इजी हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, अगेन सेट टू को तो पहले ही बना लो टोल्ड, और दूसरा ये पास्ट में है तो यहाँ का हम चेंज करते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि चेंज करना है नहीं करना है, डिपेंड करता है कि भैया वहां पर है क्या। ठीक है, अब देखते हैं, माय फ्रेंड क्रिएट्स ग्रेट थिंग्स। अब मेरा दोस्त कुछ चीजें क्रिएट करता है, तो इसमें कौन सी नई बात है? ये कोई फैक्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और अगर ये ऐसा नहीं है तो मतलब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और नॉर्मल सेंटेंस है मतलब अब पास्ट अगर है तो ये चेंज होगा। तो अब आप क्रिएट्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, क्रिएटेड। और क्रिएटेड ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड बनाते हैं, तो क्रिएट्स था वन तो बना दिया क्रिएटेड। ठीक है, ग्रेट थिंग्स का ग्रेट थिंग्स ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये वैसे का वैसे ही रह गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खींच के मैंने दैट बना लिया। हर को वापस से हर लिख दोगे, पंकज को वापस से पंकज ही लिखोगे, तो बन चुका है पंकज टोल्ड हर दैट। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, यहां से हमने सॉल्व कर लिया। फ्रेंड को भी फ्रेंड ही लिखोगे। क्लियर दोस्तों? अब माय, अब आपने देखा पर्सन आ गया है, ये फर्स्ट पर्सन है। चेंज किसके हिसाब से होता है? ये सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, लेकिन इसकी जगह याद रखनी है, ये अभी भी एक एडजेक्टिव है। देखो ये वर्ब से इस तरफ जो भी आता है वो सब्जेक्ट होता है। एडजेक्टिव जो है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, याद है जब ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ा था माय फ्रेंड,
तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि माय फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट में होता है कि ऑब्जेक्ट में होता है। माय एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट में भी रखते हो और आप उसे ऑब्जेक्ट में भी रखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो क्या चीज़ है। अगर वो एडजेक्टिव है तो अभी भी हमें यहाँ पे एडजेक्टिव ही चाहिए। हाँ, लेकिन माय चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, मतलब एक फर्स्ट पर्सन है, चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढते हैं दोस्तों? कॉमा के इस तरफ, और इस तरफ सब्जेक्ट कौन है कैसे पता करेंगे? अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आप फिर से यहाँ पे वर्ब ढूंढो जो कि सेड है, इस तरफ जो लिखा वो सब्जेक्ट है, मतलब ये रहा पंकज है वो सब्जेक्ट। आसान भाषा में आपको माय को चेंज करना है पंकज के हिसाब से। अब पंकज किस में आता है दोस्तों? पंकज कहाँ आता है? तो याद रखिए, आपने जो थर्ड पर्सन पढ़ा था, जैसे मैंने ही, शी, आपको इट और दे करवाया था, तो पंकज भी तो कोई नाम है, तो जितने भी नाम होते हैं वो भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब बात है कि पंकज थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन उसकी सीरीज क्या है भाई? हमने सबके चार चार फॉर्म पढ़े, जैसे ही के पढ़े ही, हिम, हिज, शी के पढ़े हर, हर्स, इट के इट, इट्स, दे के दे, देम, देयर, देयर्स। तो नेम का कैसे पढ़ेंगे? तो नेम दोस्तों डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल है। अगर मेल हुआ तो उसको ही वाली सीरीज फॉलो करा देना, फीमेल हुआ तो शी वाली करा देना। अभी हमारे पास एक नेम मिला जो कि मेल का है, तो ही वाली लाइन चलेगी, समझ गया ना? तो इस मतलब नेम सिर्फ ये बता रहा है कि थर्ड पर्सन हूं, थर्ड पर्सन में मेल फीमेल तो होगा। अगर भीड़ होती है, ऑडियंस वगैरह आ जाए, तो ऑडियंस भी तो थर्ड पर्सन है, तो ऑडियंस तो भीड़ है, तो ना वो ही में आएगा ना शी में आएगा, तो वो किस में चला जाएगा? दे में चला जाएगा। तो ऑडियंस भी थर्ड पर्सन है, मनीष और प्रीति भी थर्ड पर्सन है। मनीष के लिए ही की लाइन, प्रीति के लिए शी की लाइन, और ऑडियंस भीड़ के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए ये दे वाली लाइन। क्लियर हो गया? तो हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो हमें ये जो मिला है, हम इसे आसान भाषा में ही मानेंगे, थर्ड पर्सन का ही है ये। मतलब और आसान तरीके से कह दूं मैं इतना समझाने के बाद कि माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में पंकज था, पंकज को ही की लाइन समझेंगे, और ही के हिसाब से यानी माय को चेंज करिए ही की लाइन के हिसाब से, और ही का वो रूप चुनिए जो एडजेक्टिव बनता है, और ही का एडजेक्टिव आपने पहले ही पढ़ लिया है और वो हिज होता है। आप चाहे तो टेबल में देख सकते हो, ही का एडजेक्टिव यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, ये देखो हिज, ये एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो अब यहाँ पे बहुत सारा गोद दिया है मैंने, फिर भी ठीक है, आप जब मैं समझा रहा हूँ तब तो आपको दिखा ही होगा। तो ठीक है, एक बार इसे रोक करके अपने हिसाब से पहले कर लेना, थोड़ा सा पीछे कर लेना वीडियो, ये आपको साफ दिख जाएगा। खुद भी करना, जो मैंने समझाया उसको भी देखना। क्लियर है गाइस, है ना? तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करो। CDS का पेपर आ रहा है और सभी तरह के पेपर आ रहे हैं भाई, CGL है, CHSL है, बहुत तरह के पेपर्स हैं, है ना? MPSI भी आएगा, सो उसमें जो है आपके ये नरेशंस और एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। पैसिव वॉइस का पूरा वीडियो बना हुआ है, वो एक ही में खत्म हो गया है, तो उसको आप देख लो। उसमें सारी चीज़ें है ना, सब रख दिया मैंने, पूरा बेसिक टू हाई लेवल। आप उसको एक बार देख लो, आपके एग्जाम में उसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये पहला पार्ट था, इसके बाद की भी मैं और पार्ट लेकर के आऊंगा। तो बने रहो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए बेल आइकन आपको प्रेस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और भी जितने तामझाम होते हैं वो देख लेना। और भैया जो भी आपको है डाउट, है ना, वो सारे कमेंट कर दो। टेलीग्राम के कुछ चैनल हैं, सब हैं, वो बाकी रोहित सर से आप समझते रहना, जो भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आपके लिए मैं ऐसी लेक्चर्स लाते रहूंगा। पूरा कोर्स अपन कंप्लीट करेंगे, एक बार प्रॉमिस किया है तो पूरा ही करेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।